नमस्कार विद्यार्थियों, मैं निशा शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले अध्याय में हमने जो 10वीं क्लास का छठा पाठ था केंद्र सरकार, उसमें सरकार के पहले अंग व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सरकार का दूसरा अंग है ये कार्यपालिका। कार्यपालिका वो सरकार का दूसरा अंग है। और कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कार्यपालिका में वो है भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अब देखो, राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। ये ही क्या करते हैं, शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। योग्यता यदि हम राष्ट्रपति की देखें तो जो लोकसभा के सदस्य की योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल, दिवालिया, कोठी नहीं होना चाहिए, वो सारी विशेषता होनी चाहिए। इसके अलावा इस राष्ट्रपति की जो एक अलग विशेषता है वो है कि इसकी उम्र है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। ये एक अलग विशेषता है लोकसभा की। इसके अलावा इनका निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो, अप्रत्यक्ष रूप का अर्थ ये होता है कि जनता स्वयं राष्ट्रपति को चुनाव नहीं करता। संक्रमणीय का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिलते हैं उनके वोट है वो संक्रमित, मतलब दूसरे व्यक्ति के वोट में जुड़ जाते हैं, जिसको सबसे कम मत मिले उसको। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और वर्तमान समय में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी, इसके निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब निर्वाचन कौन सी प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और इस प्रणाली में जो चुनाव है वो गुप्त मत पत्र के द्वारा होता है, और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। कोटा का अर्थ क्या होता है कि न्यूनतम जो मत निश्चित होते हैं, जब तक वो प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं होगा। अब इसका सूत्र क्या है आपको बता देती हूँ। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र ये है कि दिए गए वैध मतों की संख्या प्लस निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और 1000 का भाग। पता है निर्वाचित तो एक ही होना है, ठीक है। तो इसमें क्या कि हम इसका भाग देंगे, 1 + 1 2 का भाग देंगे। मान लो अगर 100 वोट पड़े हैं तो 2 का भाग दिया प्लस 1 और हमने लिख दिया। तो जिस व्यक्ति को जब तक 100 में से 51 वोट नहीं मिलते तब तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। अब देखो, प्रश्न ये भी पूछते हैं कि राष्ट्रपति को हम उसके पद से कैसे हटा सकते, तो वो है पदच्युति की जो प्रक्रिया, उसका नाम है महाभियोग। अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछे कैसे हटाते हैं तो महाभियोग के द्वारा। अगर प्रक्रिया पूछ ले तो आपको ये पूरा डिटेल बताना है। कैसे कि अनुच्छेद 61 में यह कहा गया है कि संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाकर इसको पदच्युत किया जा सकता है। किस प्रक्रिया के आधार पर, संविधान का यदि राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया है तो। अब महाभियोग क्या होता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा में रख दो आप, चाहे राज्यसभा में। और अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त जो संख्या है उसके 1/4 या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यदि सदन की संख्या 100 है तो 25, 200 है तो 50 यदि सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तो ही अभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति को हमें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं। फिर 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन है उस पर विचार करेगा। अब विचार कर लिया ने कि हाँ ये जो अभियोग लगाया वो सही है, तो वो अपने जो कुल सदस्य हैं, जितने सदस्य हैं उस सदन में, उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव वो स्वीकृत करेगा। अब एक सदन ने कर दिया, मान लो राज्यसभा ने कर दिया, वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। यदि सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ये कहाँ जाता है, द्वितीय सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन इस आरोप या अभियोग की जांच या तो स्वयं करता है या कोई विशेष समिति नियुक्त करेगा कि आप अभियोग की जांच करो। अब जांच कर ली और यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं और सदन
अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उसी दिन से राष्ट्रपति पदच्युत माना जाएगा। कि अब राष्ट्रपति क्या हो गया, पदच्युत हो गया। अब हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है। कौन कौन सी शक्तियाँ? पहली है जैसे सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी इसकी आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ। अब सामान्य शक्ति यदि हम राष्ट्रपति की देखें तो सामान्य शक्ति में सबसे पहले इसकी आती है कार्यपालिका शक्ति। सामान्य शक्ति भी इसकी 3-4 प्रकार की है, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। ये इसकी सामान्य शक्तियों में। और सामान्य शक्तियों में पहली है कार्यपालिका शक्ति है, वो भी इसके भी 4-5 भाग है। तो कार्यपालिका शक्ति यदि राष्ट्रपति की पूछ लिया आपसे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है क्या है, तो ये जो 4-5 पॉइंट दिए ये आपको बताना है। और सामान्य शक्ति पूछे तो आपको कार्यपालिका, विधायिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, ये सारी शक्ति आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका शक्ति का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने जो पदाधिकारी हैं उसके माध्यम से करेगा। अब कार्यपालिका में पहली जो शक्ति है वो है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति। कैसे करता है नियुक्ति और कैसे करता है पदच्युति? तो देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के सारे जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है, सारे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और जो विदेशी जितने भी राजदूत अन्य देशों में हम भेजते हैं इन सारों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये है। दूसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। अब शासन संचालन संबंधी में है कि जो विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं वो नियमों का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मान लो संसद की संयुक्त बैठक होगा तो उसके क्या नियम होंगे वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, कंट्रोल एंड एडिटर जनरल जो होता है और उसकी शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण भी राष्ट्रपति ही करता है। मंत्रिपरिषद में विभागों के वितरण कैसे होगा, उनका नियम क्या है, वो सारे नियम भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा, वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियाँ। वैदेशिक का अर्थ है विदेशी मामलों में। तो राष्ट्रपति है वो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व है वो राष्ट्रपति ही करता है। अब विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करना, अन्य जो राजदूत है और राजनयिक जो प्रतिनिधि दूसरे राज्यों से आते हैं अपने देश में उनके प्रमाण पत्र स्वीकार करना भी किसका है? राष्ट्रपति का दायित्व है। इसके अलावा सैनिक क्षेत्र में क्या शक्ति है? तो जो अपने समस्त सेना है, तीनों सेनाओं, उन सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। और इस जो अधिकार है ना इसका प्रयोग वह या तो खुद अनुसार ही कर सकता है। कैसे कि मान लो संसद की इसको स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है, इनका प्रयोग करते हैं और संसद की स्वीकृति से ही वो क्या करता है? युद्ध की घोषणा कर सकता है। अब यह है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अब देखो, अब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि विधायी ये भाई राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति विधायी शक्ति का प्रशासन कैसे करता है कि ये जो संसद का अधिवेशन बुलाना, जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। उनका अधिवेशन को स्थगित करना ये भी राष्ट्रपति के अधिकार है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग करना, और जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है उस संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना और शासन की जो सामान्य नीति की घोषणा करना, ये राष्ट्रपति का विधायी क्षेत्र के प्रशासन में आता है। दूसरा विधायी क्षेत्र मतलब संसद में और क्या क्या काम करता है? तो सदस्य को मनोनीत करना। अब राज्यसभा में जो 12 सदस्य उनको मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्य रहता है या सेवा रहता है उनको नियुक्त करता है। इसके अलावा लोकसभा में अगर राष्ट्रपति को लगे कि एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। विधेयक पर निषेधाधिकार तो वीटो करना। अब देखो, कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून बनता है।
अगर राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता तो विधेयक कानून नहीं बनता। अब अपने यहाँ दो प्रकार के विधेयक है, एक तो साधारण विधेयक है, एक वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक पर तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है, उसको लौटा नहीं सकता, लेकिन साधारण विधेयक को संसद वो पुनः लौटा सकता है। अब मान लो राष्ट्रपति ने कोई मान लो उनको संशोधन दिया कि आप इसमें संशोधन कर दो, लौटा दिया, लेकिन संसद ने नहीं माना और संसद वो पुनः पारित कर देता है वैसा के वैसा, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करना, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ अध्यादेश जारी करता है। अब अध्यादेश क्या जारी करता है भाई, देखो आप थोड़ा सा कि ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार कह रहा है कि अध्यादेश मान लो जारी कर दिया, अध्यादेश एक तरह से कानूनी होता है, और जब तक संसद अस्तित्व में नहीं आती दोबारा या उसका अधिवेशन नहीं होता तो ये अधिवेशन के 6 सप्ताह तक ही मान्य रहता है, और 6 सप्ताह के बाद यदि संसद उसको कानून बना देती है तो वो मान्य हो जाता है, और यदि संसद रद्द कर देती है तो वो रद्द हो जाता। ये है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसके अलावा जो तीसरी शक्ति इंपॉर्टेंट वो है वित्तीय शक्तियाँ, कि वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ प्राप्त है। तो वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति प्राप्त है कि जो मान लो अपने बजट है, या पहला तो ये है कि धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कोई भी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अनुदान की मांगे, ये भी अगर आप लोकसभा में पेश कर रहे हो तो इससे अनुदान की मांगे पेश करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की। अगर आप अनुदान की मांगे रख रहे हो तो जब तक आप राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं लोगे तो आप नहीं रख सकते। इसके अलावा जो चौथी शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति, कि न्यायिक शक्ति इसकी क्या है। तो पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, हमने पहले भी पढ़ा था, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में नियुक्ति न्यायाधीश की राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी दंड को क्षमा या कम करने की शक्ति भी प्राप्त है, ये किसी अपराधी का दंड कम भी कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति है वो है मृत्यु दंड को क्षमा करना। मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति किसको प्राप्त है, अपने भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तो ये तो है राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, कि इमरजेंसी जो आपातकालीन शक्ति है वो राष्ट्रपति की कौन कौन सी है। तो पहला देखो आपातकालीन शक्ति क्या है राष्ट्रपति की, कि अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति होने पर राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, देखो अब अनुच्छेद 352 में हमने ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भाई देश में कोई बाहरी आक्रमण होने वाला है, कोई देश युद्ध कर रहा है या आंतरिक अशांति हो गई है, उसके कारण भारत या उसकी आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भी भाग में शांति व्यवस्था नष्ट हो रहा है, होने की आशंका है, तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। पहले क्या सीधे कर देते, लेकिन अब 1978 में हमने 44वां संविधान संशोधन पारित किया, उसमें इसमें कुछ संशोधन कर दिए। क्या कर दिए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल घोषित किया जा सकता है। पहले यहाँ एक शब्द क्या था, आंतरिक अशांति। अब हमने ये हटा दिया कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। भाई अगर आप सशस्त्र किसने आक्रमण किया है तो ही आप कर सकते हो, आंतरिक अशांति के नाम पे आप क्या कर सकते हो, आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। दूसरा, मंत्रिमंडल यदि राष्ट्रपति को लिखित सूचना देगा तो ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तीसरा, यदि आपने आपातकाल की घोषणा कर दी तो 1 माह के अंदर विशेष बहुमत, मतलब दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, उनके पृथक 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। और एक बार आपने मान लो 1 महीने के लिए स्वीकृति दे दी, अब उसको लागू रखने तो हमें 6 माह की स्वीकृति दोबारा चाहिएगी। चौथा क्या है कि जब भी हमें इसको हटाना है आपातकाल को, तो लोकसभा में जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और उनमें से जो मतदान करने वाले हैं उन सदस्यों के साधारण बहुमत से हम ये आपातकाल की घोषणा वो समाप्त कर सकते हैं। तो ये थे अनुच्छेद 352। उसके बाद में है अनुच्छेद 356। अब देखो 356 क्या है अनुच्छेद, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ मैं। अनुच्छेद 356 ये कहता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अनुच्छेद 356। अब देखो
राज्य में जो राज्यपाल होता है वो संघ का प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल है वो राज्य के प्रतिवेदन पर, राज्य के जो प्रतिवेदन कौन देता है, वो देता है राज्यपाल। अब राज्यपाल है उसके प्रतिवेदन पर यह राष्ट्रपति को अन्य किसी प्रकार से ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि जो राज्य है उसका शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, उसका जो शासन है वो किसके अनुसार नहीं चला रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। अब मान लो राज्य में राष्ट्रपति ने संकट काल की घोषणा कर दी, तो संसद क्या करती है, सबसे पहले एक प्रस्ताव पास करती है। प्रस्ताव पास करती है तो प्रारंभ में तो क्या है, ये 2 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। उसके बाद में संसद ने यदि स्वीकृति दे दी अपने अलग अलग 2/3 बहुमत से, तो ये कितने समय के लिए लागू होगा, 6 माह के लिए। और उसके बाद दोबारा स्वीकृति दे दी तो ये अधिकतम 3 वर्ष से अधिक तक नहीं रहेगा। किसी भी राज्य में है वो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष की अवधि तक ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता, ये आप ध्यान रखना। अगला है राष्ट्रपति के आपातकालीन में अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। वित्तीय संकट क्या होता है, वो होता है कि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई है कि भारत का जो वित्तीय स्थायित्व है या भारत की वित्तीय साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और ये घोषणा कैसे रहेगी, जैसे पहले अपने घोषणा पड़ी थी ना कि एक बार में 2 माह के लिए, ठीक है, उसके बाद में यदि संसद पारित कर दे तो 6 माह के लिए। जो पहली जो आपातकाल है 352 उसी के अनुसार ये रहती है। तो विद्यार्थियों ये था राष्ट्रपति। अगले अध्याय में हम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।